हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं टीजीटी की, पीजीटी की, नीट की और एनबीएस की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने अपने इन सारे प्रश्नों में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम एक एक प्रश्न को इसमें पढ़ेंगे और उसका डिटेल में वर्णन भी देखेंगे। तो आइए हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसका आंसर जानते हैं और उसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए टुंडक, ऑप्शन नंबर बी चूसक, ऑप्शन नंबर सी स्कोलेक्स और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो देखिए, टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न होता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है टुंडक। क्या अनुपस्थित होता है? टुंडक यानी रोस्टेलम। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए रोस्टेलम यानी टुंडक क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम इसका वर्णन देखते हैं। देखिए, टीनिया सेजिनेटा तथा टीनिया सोलियम दोनों ही मनुष्य की आंत के परजीवी होते हैं। इनमें शरीर 3 भागों में बटा होता है, स्कोलेक्स, ग्रीवा तथा स्ट्रोबिला। टीनिया सोलियम के स्कोलेक्स भाग में टुंडक यानी रोस्टेलम, चूसक यानी सकर्स तथा हुक पाए जाते हैं, परंतु टीनिया सेजिनेटा में टुंडक या रोस्टेलम तथा हुक नहीं पाए जाते। इसी आधार पर ये जो टीनिया सेजिनेटा होता है वो टीनिया सोलियम से भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रोस्टेलम यानी टुंडक क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए ऊ टाइप, बी योनि, सी गर्भाशय और डी साइरस सैक। तो टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग पूछा है, कौन सा नहीं है? तो देखिए, टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग ये ऑप्शन नंबर डी साइरस सैक ये नहीं होता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वृषण यानी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, साइरस एवं साइरस सैक टीनिया के नर जनन तंत्र के भाग हैं, जबकि ओ टाइप या ऊ टाइप ओविडक्ट यानी डिम्ब वाहिनी, अंडाशय यानी ओवरी, योनि यानी वजाइना, गर्भाशय यानी यूटेरस एवं मेहलीस ग्रंथि मादा जनन तंत्र के भाग हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है? ए स्पोरोसिस्ट, बी हेक्साकैंथ, सी रेडिया और डी मिरासीडियम। तो फैसियोला हिपैटिका का पूछा है लार्वा कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो हेक्साकैंथ लार्वा होता है वो फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ दिया हुआ है फैसियोला हिपैटिका या यकृत पर्ड एक परजीवी है। इसके जीवन चक्र में 5 लार्वा अवस्थाएँ होती हैं, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। हेक्साकैंथ लार्वा यह टीनिया या फीता क्रीम की लार्वा अवस्था होती है। किसकी? टीनिया या फीता क्रीम की, न कि फैसियोला हिपैटिका की। तो इसमें पूछा है फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है, तो हेक्साकैंथ लार्वा या फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है। बाकी जो तीनों लार्वा अवस्थाएं इसमें दिया है, स्पोरोसिस्ट, रेडिया और मिरासीडियम, ये जो है किसका लार्वा है? ये फैसियोला हिपैटिका का लार्वा है। अगला क्वेश्चन है, यकृत कृमिका स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सिलिका युक्त लार्वा है? ए रेडिया, बी मिरेसीडियम, सी मेटासर्केरिया और डी सर्केरिया।
तो यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जो सिलिका युक्त लार्वा होता है वह होता है मीरासीडियम। क्या होता है? मीरासीडियम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है यकृत कृमि यानी लीवर फ्लूक भेड़ तथा अन्य मवेशियों जैसे बकरी, सूअर इत्यादि के यकृत की वाहिकाओं में पाया जाता है। इसके जीवन चक्र में विभिन्न लार्वा अवस्थाएँ होती हैं। मीरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया, इनमें से 2 अवस्थाएं स्वतंत्र तैरने वाली होती हैं, मीरेसीडियम तथा सर्केरिया। और जो मीरेसीडियम लार्वा होता है वह सिलिका युक्त होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। ऑप्शन नंबर ए रेडिया, ऑप्शन नंबर बी सर्केरिया, ऑप्शन नंबर सी मीरेसीडियम और ऑप्शन नंबर डी रेब्डिटिफॉर्म लार्वा। तो यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है वह देखिए ऑप्शन में इसमें न तो रेडिया होगा, न तो सर्केरिया होगा, न ही मीरासीडियम होगा, न ही रेब्डिटिफॉर्म लार्वा होगा। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है वह होती है मेटासर्केरिया। कौन होती है? मेटासर्केरिया होती है। मेटासर्केरिया। और ऑप्शन में मेटासर्केरिया आपका है नहीं, तो आप मेटासर्केरिया जानते रहिएगा। इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। और यकृत कृमि के जीवन चक्र की जो अवस्था होती है जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है वह मेटासर्केरिया होती है। आप मेटासर्केरिया जानते रहिए। इसमें ऑप्शन में ये आपका नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से फैसियोला के किस डिंभक अवस्था से कई डिंभक उत्पन्न नहीं होते हैं? ए स्पोरोसिस्ट, बी द्वितीयक रेडिया, सी प्राथमिक रेडिया और डी सर्केरिया। तो देखिए फैसियोलिया पूछा है फैसियोला के किस डिंभक अवस्था से कई डिंभक उत्पन्न नहीं होते। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है सर्केरिया, ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा फीता कृमि होता है? ए टीनिया, बी मोनिजिया, सी इकाइनोकोकस, डी कोटुगनिया। तो सबसे छोटा जो फीता कृमि होता है वह होता है आपका इकाइनोकोकस। क्या होता है? इकाइनोकोकस। तो इसमें आपका राइट आंसर इकाइनोकोकस क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है दिए गए विकल्पों में इकाइनोकोकस सबसे छोटा फीता कृमि होता है। इसकी लंबाई 3 से 6 मिलीमीटर तक होती है। इसके प्राथमिक पोषक कुत्ते होते हैं। यह मानव को भी प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है? ए श्वसन से, बी उत्सर्जन से, सी पोषण से, डी पाचन से। तो आप सबको पता है जो ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं वह उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है ज्वाला कोशिकाएँ जिन्हें हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में पाई जाती है। ये उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी गुहा होती है। इसमें कुछ फ्लैजेला के एक सिरे आपस में मिल जाते हैं। वह उनकी गति को ज्वाला के समान संरचना दिखाई देती है। अतः इन्हें हम क्या बोलते हैं? ज्वाला कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्टोसोमा में गाइनोकोफोरिल कैनाल पाई जाती हैं? ए नर में मादा को पकड़ने के लिए, बी नर में अंडों को पकड़ने के लिए, सी मादा में अंडों को पकड़ने के लिए, डी मादा में नर को पकड़ने के लिए। तो सिस्टोसोमा में जो गाइनोकोफोरिक कैनाल पाई जाती है वह नर में मादा को पकड़ने के लिए होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है सिस्टोसोमा को सामान्यतः रुधिर फ्लूक यानी ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है। इसका द्वितीयक पोषक घोंघा
होता है। नर शिस्टोसोमा में गाइनोकोफोरिल केनाल पाई जाती हैं, जिसका उपयोग वह निषेचन के समय मादा को पकड़ने के लिए करता है। निषेचन के पश्चात मादा नर से अलग होकर अंडे देती है। अगला क्वेश्चन है, शिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं ए यकृत फ्लूक, बी कुत्ता फीता कृमि, सी रुधिर फ्लूक, डी भेड़ फ्लूक। तो शिस्टोसोमा को मुख्य रूप से हम रुधिर फ्लूक बोलते हैं यानी ब्लड फ्लूक बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर रुधिर फ्लूक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी लार्वा अवस्था शिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती, ए रेडिया, बी सर्केरिया, सी मिरेसिडियम, डी स्पोरोसिस्ट। तो शिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडिया नामक लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है शिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में प्रायः एक से अधिक लार्वा अवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, ए ट्रीमेटोड्स में, बी निमेटोड्स में, सी सिस्टोड्स में, डी उपर्युक्त सभी में। तो पाचन तंत्र पूर्ण रूप से सिस्टोड्स में नहीं पाया जाता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सिस्टोड्स क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है सिस्टोड्स में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। इस वर्ग यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। इन्हें सामान्यतः टेप वर्म या फीता कृमि कहते हैं। ये जंतु अपनी देह भित्ति द्वारा अपने पोषद से पचा हुआ तरल भोजन अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है, ए एरेक्निडा, बी सिस्टोडा, सी ट्रिमेटोडा, डी निमेटोडा। तो आहार नाल मुख्य रूप से सिस्टोडा में अनुपस्थित होती है। किसमें, सिस्टोडा में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु कशेरुकी के अंतःपरजीवी होते हैं। इनमें अवायवीय श्वसन होता है तथा आहार नाल अनुपस्थित होता है। सामान्यतः इन्हें टेपवर्म कहते हैं, जैसे टीनिया। अगला क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार है, ए वायु श्वसन, बी अंतः श्वसन, सी तिमिर श्वसन और डी अवायु श्वसन। तो टीनिया सोलियम में मुख्य रूप से कैसा श्वसन पाया जाता है, तो टीनिया सोलियम में मुख्य रूप से एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। एनएरोबिक यानी अवायु श्वसन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, ए एस्कैरिस में, बी टीनिया में, सी तिलचट्टे में, डी केचुए में। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि पाचन तंत्र मुख्य रूप से टीनिया में, किसमें, टीनिया सोलियम में नहीं पाया जाता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक प्लेटीहेल्मिन्थीज का लक्षण है, ए अरीय सममिति, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी मेटामेरिक खंडन, डी ये सभी। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज का लक्षण है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं का शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होते हैं, क्योंकि इनमें 3 जर्मिनल स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म पाए जाते हैं। इनमें मेटामेरिक खंडन तथा अरीय सममिति नहीं पाई जाती। इनमें मुख्य रूप से द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल ए मुख द्वारा, बी चूसक द्वारा, सी देह भित्ति द्वारा, डी चूसक तथा मुख दोनों द्वारा। तो टीनिया अपना भोजन मुख्य रूप से अपने देह भित्ति द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा, देह भित्ति द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है टीनिया एक परजीवी जंतु है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसमें आहार नाल पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, अतः मुख नहीं पाया जाता। यह अपना भोजन पोषद की आंत से देह भित्ति द्वारा अवशोषित करता है।
चूसक इसे पोषद की आंत से चिपकने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं होती है? ए फैसियोला, बी एस्केरिस, सी एनकाइलोस्टोमा, डी टीनिया। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर होगा आपका टीनिया जो होता है, टीनिया में आहार नलिका यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है नहीं पाई जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति से टीनिया पोषक के पाचक रसों से बच जाता है? ए अम्लीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, बी क्षारीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, सी अम्लीय लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और डी क्षारीय लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो पूछा है इनमें से किसकी उपस्थिति से टीनिया पोषक के पाचक रसों से बच जाता है। तो देखिए जो क्षारीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होती हैं उन्हीं की वजह से टीनिया पोषक के पाचक रसों से बच जाता है। तो इसमें जो है जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है टीनिया जो एक मानव का अंतःपरजीवी है, पाचक रस से बचने हेतु यह अपने शरीर से पाचक रस अवरोधक यानी क्षारीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड साबित करता है, जो उसके शरीर के चारों ओर एक आवरण के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फीता क्रीम में नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है? ए डाईफाइलोबोथ्रियम, बी डाईपीलिडियम, सी टीनिया, डी इकाइनोकोकस। तो इसमें पूछा है कि निम्न में कौन से फीता क्रीम में नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है। तो देखिए कौन से पूछा है, कौन से फीता क्रीम में। तो देखिए जो टीनिया होता है आपका, टीनिया आप जानते हैं टीनिया सोलियम, इसे ही हम फीता क्रीम कहते हैं, उनमें नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ दिया है टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का एक सदस्य है जो अपना जीवन चक्र 2 पोषदों मनुष्य एवं सूअर में पूर्ण करता है। वयस्क परजीवी की आंत में एक लंबी अपारदर्शक फीते के रूप में यह पाया जाता है। टीनिया एक नर परिपक्वता उभयलिंगी यानी प्रोटेंडरसली हर्माफ्रोडाइट क्या है, जंतु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होती है? ए जोंक में, बी गोल क्रीम में, सी केचुआ में, डी चपटे क्रीम में। तो जो चपटे क्रीमी होते हैं, चपटे क्रीमियों में गुदा यानी एनस नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है चपटे क्रीम यानी फ्लैटवर्म प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के प्राणियों को कहा जाता है। इनमें आहार नाल या तो अपूर्ण होता है या अनुपस्थित होता है तथा इनमें गुदा भी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फैसियोला हिपैटिका यानी यकृत प्रणाव के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है। ए भेड़, बी घोंघा, सी आदमी और डी पक्षी। तो फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र में घोंघा क्या होता है, वह मध्यस्थ क्या होता है, पोषक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है फैसियोला हिपैटिका एक द्विपोषदीय यानी डाइजेनेटिक परजीवी है। इसका जीवन चक्र 2 पोषदों में पूर्ण होता है। भेड़ प्राथमिक पोषद माना जाता है क्योंकि इसमें इसकी वयस्क अवस्था होती है। घोंघा मध्यस्थ पोषद माना जाता है जिसमें विभिन्न लार्वा अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है? ए 4 चूसकों से, बी 2 चूसकों से, सी 1 चूसक से और डी केवल कांटों से। देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2021 में एक क्वेश्चन आया था आपका। तो फैसियोला मुख्य रूप से अपने 2 चूसकों द्वारा यकृत से चिपका रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 2 चूसकों से, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है फैसियोला प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के वर्ग ट्रिमेटोडा का सदस्य है।
फैसियोला वंश के फ्लूक सामान्यतः कशेरुकी जंतुओं जैसे पालतू पशु भेड़, बकरी, खरगोश आदि के यकृत और पित्त वाहिनियों में रहते हैं। फैसियोला हिपैटिका सामान्यतः भेड़ का यकृत फ्लूक है। इसके द्वारा फैसियोलिसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विपार्श्वीय सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। ए आर्थ्रोपोडा, बी एनेलिडा, सी मोलस्का, डी प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो आप सबको पता है कि प्राणी जगत का ऐसा पहला संघ जिसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है वो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, उपर्युक्त विकल्पों में से सभी संघों के अधिकांश जंतुओं में मूल रूप से द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ प्राणी जगत का पहला संघ है जिसके जंतुओं में द्विपार्श्वीय सममिति दिखाई देती है। इससे निम्न स्तर के जंतुओं में यह दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रमोचन क्रिया होती है। एक कोशिका पाचन, बी फैगोसाइट का नष्ट होना, सी अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य रूप से शरीर से अलग होना, डी अनिषेचित अंडे का विकास। तो जो प्रमोचन क्रिया होती है वह अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होना ही होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया भी है, टेपवर्म के शरीर में मिथ्या खंड पाए जाते हैं जिन्हें देह खंड यानी प्रोग्लाटिड कहते हैं। इसमें अंतिम खंडों में अंड भरे होते हैं जिन्हें ग्रेविड कहते हैं। ये खंड मुख्य शरीर से अलग होते हैं जिसे एपोलाइसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना कहलाता है। ए एपोलाइसिस, बी स्ट्रोबिलेशन, सी मेटामेरिज्म, डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिर जाना एपोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपोलाइसिस। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चपटे कृमियों में अंगों के बीच उपस्थित मीसोडर्मी ऊतक कहलाते हैं। ए पैरेन्काइमा, बी स्क्लेरेन्काइमा, सी बोट्रोइडल और डी मीसोग्लिया। तो चपटे कृमियों में अंगों के बीच उपस्थित मीसोडर्मी ऊतक पैरेन्काइमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैरेन्काइमा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है, चपटे कृमियों में देह गुहा में एक तरल मीसोडर्मी ऊतक भरा होता है जिसे पैरेन्काइमा या मीसेनकाइमा कहते हैं। यह एक द्रव स्थैतिक कंकाल के रूप में कार्य करता है तथा अंगों को अपने स्थान पर स्थिर रखता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैडर कृमि पाया जाता है। ए मनुष्य की मांसपेशियों में, बी सुअर या गाय की मांसपेशियों में, बी सुअर या गाय की मांसपेशियों में, सी मनुष्य के मल में और डी मृदा में। तो जो ब्लैडर कृमि होते हैं वह मुख्य रूप से सुअर या गाय की मांसपेशियों में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, ब्लैडर कृमि टेपवर्म टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनेटा का एक लार्वा है जो कि सुअर या गाय की मांसपेशियों में विकसित होता है तथा अधपके मांस को खाने वाले मनुष्यों को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है, टीनिया का जीवन चक्र ब्लैंक होता है। ए मोनोजेनेटिक, बी डाइजेनेटिक, सी पॉलीजेनेटिक और डी हेक्साजेनिक। तो टीनिया का जो जीवन चक्र होता है वह डाइजेनेटिक होता है। कैसा होता है, डाइजेनेटिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, टीनिया सोलियम एवं टीनिया सेजिनेटा मनुष्य की आंत के परजीवी होते हैं। टीनिया के सदस्यों का जीवन चक्र डाइजेनेटिक होता है, अर्थात यह 2 पोषदों में पूरा होता है। मनुष्य इसका प्राथमिक पोषद है क्योंकि इसमें इनकी वयस्क अवस्था पाई जाती है। टीनिया सोलियम का द्वितीयक पोषद सुअर तथा टीनिया सेजिनेटा का द्वितीयक पोषद पशु गाय तथा बैल आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसले पोर्क मांस का कारण है। ए हेक्साकैंथ की उपस्थिति, बी सिस्टी सर्कस की उपस्थिति, सी प्रोग्लाटिड की उपस्थिति और डी सर्केरिया की उपस्थिति। तो सिस्टी सर्कस की उपस्थिति मिसले पोर्क मांस का कारण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ दिया है टीनिया सोलियम या टेप वर्म की 2 लार्वा अवस्थाएँ होती हैं, हेक्साकैंथ और सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वर्म। जब सुअर जो कि इसका द्वितीयक पोषक होता है का मांस सिस्टी सर्कस से अत्यधिक संक्रमित होता है तो इसे मिसले पोर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आस्मोट्रॉफी पाई जाती है, ए स्टेरियस में, बी पैलीमॉन में, सी पाइला में और डी टीनिया में। तो आस्मोट्रॉफी मुख्य रूप से टीनिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? टीनिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है टीनिया एक परजीवी होता है जो आंत में रहता है। इसके चारों ओर द्रवीय माध्यम होता है। इसके द्वारा द्रवीय माध्यम तथा अपने शरीर के अंदर के तरल के बीच संतुलन बनाने को ही आस्मोट्रॉफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एलोजिनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है, ए पैरामीशियम में, बी यकृत फ्लूक में, सी मोनोसिस्टिस में और डी घोंघे में। तो एलोजिनेसिस मुख्य रूप से किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है? तो एलोजिनेसिस नामक पीढ़ी एकांतरण मुख्य रूप से लीवर फ्लूक यानी यकृत फ्लूक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलोजिनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? ए हिरुडिनेरिया, बी एस्केरिस, सी टीनिया सोलियम, डी ये सभी। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु है वह आप सबको पता है, हिरुडिनेरिया भी है, एस्केरिस भी है, टीनिया सोलियम भी है, क्योंकि ये तीनों फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है ऐसे जंतु जिनमें भ्रूणीय अवस्था में 3 जननिक स्तर बनते हैं त्रिस्तरीय जंतु कहलाते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सभी जंतु क्या हैं? त्रिस्तरीय हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है? ए ट्रिमेटोडा, बी सिस्टोडा, सी टर्बिलेरिया, डी स्पोरोजोआ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्बिलेरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें टर्बिलेरिया क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है टर्बिलेरिया, सिस्टोडा तथा ट्रिमेटोडा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के वर्ग हैं। वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। ट्रिमेटोडा के जंतु बाह्य तथा अंतःपरजीवी होते हैं, जबकि टर्बिलेरिया के सदस्य मुख्यतः स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाला एक समूह है जिसमें सभी सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने शामिल किया था आपके टीजीटी, पीजीटी और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच यह वीडियो शेयर करिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।